प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं भूगोल में मानचित्रों का बहुत महत्व होता है। तो आज हम मानचित्रों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे इनके इतिहास के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, मानचित्रण का इतिहास बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना मानव का इतिहास। सबसे पुराना मानचित्र मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना हुआ था और 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। चित्र 1.4 में विश्व का टालमी द्वारा निर्मित मानचित्र दिखाया गया है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। आधुनिक मानचित्र कला की नींव अरब और यूनान के भूगोलवेताओं द्वारा रखी गई थी। पृथ्वी की परिधि का मापन करना हो, चित्र बनाने हो, भौगोलिक निर्देशांक पद्धति का प्रयोग करना हो, ये सब महत्वपूर्ण काम जो हैं अरब और यूनान के भूगोलवेताओं द्वारा किए गए हैं। यानी पूरी पृथ्वी का मानचित्र बनाना हो तो ये काम इन्होंने किए हैं। डिग्रियों में डिवाइड करने से लेके, जैसे आप मानचित्र में देख रहे हैं कि टॉलमी ने इक्वेटर लिखा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे। थोड़ा इससे आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे क्या है। आधुनिक काल के आरंभिक दौर में मानचित्र बनाने की कला का विज्ञान पुनर्जीवित किया गया, जिसमें जियोइड को समतल सतह पर दर्शाने से होने वाले परिवर्तनों को कम करने का प्रयास किया गया। सही दिशा, दूरी, क्षेत्रफल के परिशुद्ध माप के लिए विभिन्न प्रक्षेपों पर मानचित्रों को खींचा गया। वायव यानी एरियल फोटोग्राफ से सतह पर सर्वेक्षणों के तरीकों को सहयोग मिला और वायव फोटो का उपयोग 19वीं और 20वीं सदी में मानचित्र बनाने के कार्य में किया गया और ये और भी तेजी से किया जा रहा है। अब जियोइड क्या होता है? पृथ्वी एक गोल है। अब एक गोल क्षेत्र को कैसे भी काटकर समतल क्षेत्र पर दर्शाते हैं तो फिर बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। उन विकृतियों को कम किया गया, प्रक्षेप बनाए गए। माना जाता है कि पृथ्वी एक ग्लोब है, तो ग्लोब के नीचे अंदर एक हमने रोशनी का एक सोर्स लगाया और उसके ऊपर एक प्लेन पेपर लपेटा गया, जिससे वो जो रेखाओं का जाल था वो प्लेन पेपर पे आया। फिर उस पे मानचित्र बनाने की कोशिश की, जिससे जो गोलाई के समतल बनाने में जो समस्याएं आ रही थीं वो सारी की सारी दूर हुई। आप इस चीज़ को सामने वाले चित्र में भी आसानी से देख पा रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान की बात हो रही हो और भारत कैसे पीछे रह सकता है, तो भारत में भी बहुत सारे सफल प्रयास किए गए। आओ उनके बारे में देखते हैं। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल से शुरू हो गया था, जब खगोलीय यथार्थता, रियलिटी तथा ब्रह्मांड की रहस्य उद्घाटन के प्रयत्न किए गए थे। आर्यभट्ट, ब्राह्मणिहिर, भास्कर आदि ने पौराणिक ग्रंथों में अभिव्यक्तियों और सिद्धांतों या नियमों से निश्चित रूप में दिखाया था कि प्राचीन भारत में जो विद्वान थे पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटते थे, जैसे कि आपको मानचित्र में दिख रहा होगा। महाभारत में माना गया कि ये गोलाकार विश्व चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये भी आपको चित्र में बहुत आसानी से दिख रहा होगा कहाँ कहाँ किस द्वीप को किस नाम से जाना जाता था। अब टोडरमल अकबर की बात कर लेते हैं। भू सर्वेक्षणों में मानचित्र बनाने का कार्य लगान वसूलने के लिए किया गया। मुगल काल में विभिन्न अंग बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने लगान मानचित्रों जो निर्माण किया, उससे मध्यकाल में मानचित्रों को बनाने का कार्य और किया गया। तो ये सारी चीज़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। तो भारत में सबसे पहले हमने वैदिक काल की बात की, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर और भास्कर आदि विद्वानों की बात की। उसके साथ हमने टोडरमल की भी बात की। टोडरमल ने भी बहुत सराहनीय प्रयास किया था, परंतु वो प्रयास केवल लगान वसूली तक ही सीमित था। शेरशाह सूरी ने भी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था,
तो ये सारी की सारी चीज़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग मानचित्रों को बहुत बारीकी से आप देखें। हमने मानचित्रों का इतिहास तो देख लिया, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मानचित्र बनाने के लिए कुछ न कुछ अनिवार्य चीज़ें होती हैं। अब वो अनिवार्य चीज़ें क्या होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मानचित्रों में विभिन्नता को देखते हुए उन सभी के बीच में समानता को समझने के लिए हमें कठिनाई हो सकती है। मानचित्र कला, मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान दोनों है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को बनाने का एक क्रम सर्वनिश्चित है। यानी मानचित्र को जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले मापनी होनी चाहिए, मानचित्र प्रक्षेप होना चाहिए, मानचित्र व्यापीकरण होने की सुविधा होनी चाहिए, मानचित्र की अभिकल्पना भी होनी चाहिए, मानचित्र का निर्माण और प्रस्तुति भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। जब तक ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी तो एक मानचित्र अपनी पूरी बात कहने में असमर्थ होगा। चित्र मान बन जाता है जब एक स्केल पे बनाया जाता है। तो हर चित्र को मानचित्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि मानचित्र पर एक मापक होता है, एक स्केल होती है, उस पे बनता है। तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो आओ अध्ययन करते हैं मानचित्र मापनी के बारे में। हम जानते हैं कि सभी मानचित्र लघुकरण होते हैं। इसका मतलब सभी मानचित्र छोटे बनाए गए होते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी के बराबर तो हम कोई कागज नहीं ले सकते और ना मानचित्र बना सकते, तो छोटा करके बनाया होता है। मानचित्र बनाने के सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है कि कैसे मापनी, कौन सी मापनी चुननी है, बड़ी मापनी या छोटी मापनी। मापनी का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी मानचित्र की मापनी इस बात पर निर्धारित करती है कि उस मानचित्र की कितनी सूचनाएं, विषय वस्तु, वास्तविकताओं का समावेश है, किस हद तक संभव है। उदाहरण के लिए चित्र 1.3 में विभिन्न मापनी वाले मानचित्रों तथा मापनी में बदलाव के बाद आए सुधारों की तुलना को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एक छोटे से क्षेत्र को बताना है तो हमें बड़ी मापनी लेनी पड़ेगी, और जैसे बड़े से क्षेत्र को बताना है तो हमें लघु मापनी लेनी होगी। तो विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र लघु मापनियों पे बना होता है। और जो आपकी ज़मीन का मानचित्र है, जिसमें आपकी ज़मीन होती है कि कितने बीघे आपकी ज़मीन है, तो वो जो है वो बड़ी मापनी पे बना होगा, जिसमें आपका गांव भी आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है मानचित्र प्रक्षेप। हम ये जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी का त्रिविम सतह का कागज की समतल सतह पर दी गई एक सरल प्रस्तुति है। यानी पृथ्वी तो गोल है, उसको एक समतल कागज पे उतारा गया है। सभी ओर से वक्रित जियोइड की सतह को चपटी सतह पर प्रदर्शित किया है। चारों तरफ से पृथ्वी गोल है, उसको एक चपटी सतह पर प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र कला प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, हमें ये जानना चाहिए कि इस प्रकार के एक मूलज परिवर्तन के कारण जियोइड की वास्तविक स्वरूप, दिशाएं, दूरियां, क्षेत्र, आकार में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करना हो तो फिर ये जो है प्रक्षेप चयन किया जाता है। आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको एक फुटबॉल दिया गया, उस फुटबॉल को बीच से काटो और उसको समतल करके रख दो, तो आप कहेंगे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसको हम बीच से काटेंगे तो उभरा हुआ हिस्सा रह जाएगा दोनों तरफ। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, वो कि आने वाले चैप्टर्स में आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला जो हेडिंग है वो है मानचित्र का व्यापीकरण। प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्यों वाले मानचित्र में उच्चावच यानी पहाड़, मैदान, पठार, अपवाह यानी नदियों के बारे में, वनस्पति के बारे में, बस्ती यानी जहाँ लोग रहते हैं,
परिवहन के साधनों के बारे में सूचना को दर्शाते हैं सामान्य मैप में। इसी प्रकार कुछ विशेष उद्देश्य वाले मानचित्र होते हैं जिसमें विशेष वस्तुओं को और विषय वस्तुओं को चुना होता है, जैसे जनसंख्या घनत्व, वो अलग सा मैप होगा। मिट्टी, किस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो अलग मैप होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग दर्शाई जाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि मानचित्र का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक प्लानिंग करके बनाया जाए। चूँकि मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है। अब लघुकृत यानी बड़े से क्षेत्र को छोटे से पेज पे दिखाने के लिए एक मापनी जो लघुकृत की जाती है, छोटी की जाती है। इसलिए मानचित्रकार जो है उसका तीसरा कार्य क्या होता है, विषय वस्तु का व्यापीकरण, यानी विषय वस्तु को व्यापीकरण करना है। ऐसा करते समय एक मानचित्रकार को चुनी हुई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित करके आवश्यकतानुसार सरल करना होता है, मतलब जर्नलाइज करना होता है सारी चीज़ को, जिससे मैप में आसानी से पता चल जाए कि इस मैप में मानचित्रकार क्या दिखाना चाहता है। जैसे आप किसी मानचित्र को देखते हैं तो उसमें आपको अलग अलग तरह के रंग, आभाएं और लाइंस दिखने शुरू हो जाती हैं, तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें प्रदर्शित की होती हैं। ऐसे ही मानचित्र की रचना नहीं की जाती है। मानचित्र का एक विशेष उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति उसमें ही अंतर्निहित होनी चाहिए। इसका अर्थ है व्यापीकरण। मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। मानचित्र अभिकल्पना, इसमें मानचित्रों की आलेखीय विशिष्टताओं योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें शामिल होता है कि उचित संकेतों का चयन करना, उनके आकार, प्रकार, लिखावट का तरीका, रेखाओं की चौड़ाई निर्धारण, रंग का चयन। मानचित्र अभिकल्पना से जुड़े हुए विभिन्न बिंदु हैं जिसमें रूढ़ चिन्ह भी आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें इसका ज्ञान नहीं हो रहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब भी आप मानचित्र को देखते हैं तो उसमें एक ही कलर थोड़े किया जाता है, अलग अलग रंग किए जाते हैं। अलग अलग रंग अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। जैसे नीला कलर पानी को दिखाएगा, पीला कलर पठार को दिखाएगा, और जैसे ही किसी चीज़ की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो कलर में भी डार्कनेस आती जाती है। अब भारत में जब आप मानचित्र को बारीकी से देखेंगे तो तटों के साथ जब भारत की रेखा बनाई जाएगी तो वो सीधी बनाई जाएगी। जब किसी प्रदेश और देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाएगी तो वो डॉटेड लाइनों से, बिंदु वाली लाइनों से दिखाई जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभिकल्पना में सम्मिलित हैं। अगला, मानचित्र में निर्माण और उत्पादन। मानचित्र कला प्रक्रम का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें मानचित्र बनाना और पुनर्उत्पादन करना। पुराने समय में मानचित्र बनाने के लिए पुनर्उत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता था, यानी एक मैप का अगर दूसरा मैप बनाना है तो वो भी हाथ से बनाया जाता था। कलम और स्याही से मानचित्र बनाया जाता था, परंतु अब मशीनों द्वारा बनाया जाता है। जैसे स्कैन कर लो, कंप्यूटर में मानचित्र को स्कैन कर लो, वैसा का वैसा ही बन जाएगा, कोई उसमें कमी नहीं आएगी। पुराने समय में जब एक मैप को जब हम बदल के दूसरे मैप में बनाते थे तो उसमें कुछ रेखाएं गलत हो जाती थी, क्योंकि सब मानवीय हाथों द्वारा कार्य किया जाता था। परंतु अब मशीनों द्वारा एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन सब आसान हो गया है, तो मानचित्र बनाना आसान हो गया है। जब तक आप प्रत्येक मानचित्र को बारीकी से देखेंगे नहीं, तब तक ये विषय आपसे अछूता रहेगा। तो आपने हर मानचित्र को बड़ी उत्सुकता से देखना है और अपने अध्यापक से पूछना है कि इस बिंदु का अर्थ क्या, ये रंग किस लिए बनाया गया है। फिर आपकी उत्कंठाएं वो पूरी होंगी। अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।